ये स्पाइरल क्लीनिंग मशीन के बारे में हमने जितने भी गोल दाने की फसलें होती हैं उनको हम साफ कर सकते हैं। इसमें किसी पावर का या फ्यूल का कंजप्शन नहीं है, ये मैनुअली चलती है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार ये कटा दाना, छोटा दाना अलग कर देगी, मिट्टी कंकड़ अलग कर देगी और साफ दाना हमें दूसरी तरफ मिल जाएगा। इसकी आवाज से ऐसे लगेगा कि जैसे कोई इंजन चल रहा हो। इस तरफ बिल्कुल साफ दाना आ गया और इस तरफ जो छोटे कटे दाने हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। अगर उसमें मिट्टी या लकड़ी है तो वो भी इस तरफ अलग आ जाएगी। ये स्पाइरल क्लीनिंग के काम आती है। हम लोग इसको बेसिकली सोयाबीन पे हम काम करते हैं, तो हमें इसको सोयाबीन में इस्तेमाल कर रहे हैं। मटर, चना जैसी फसलों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत ही फायदेमंद मशीन है। हम क्योंकि सीड प्रोसेसिंग का काम है तो सीड को नॉर्मल क्लीन करने के बाद और फाइनल सीड क्लीनिंग इसके साथ कर लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एस ढाका है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में वैज्ञानिक हूँ। और जैसे हमारा जनपद है पूरा गेहूं, धान और गन्ना, यही 3 फसलें यहाँ होती हैं। सबसे ज्यादा किसान यही लगाते हैं और वो बहुत ज्यादा इधर उधर जाना भी नहीं चाहते। लेकिन हम बहुत कहते रहते हैं, प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह कुछ किसान दलहन और तिलहन की तरफ भी चले। तो इसी कड़ी में आज यहाँ हम रक्षपाल जी के यहाँ आए हुए हैं। तो ये रक्षपाल जी ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है सोयाबीन की। अगर हम मैनुअली ह्यूमन हैंड पिकिंग जिसको बोलते हैं वैसे करें तो शायद ये 10 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा सकते हैं। और दूसरा कि इसमें स्पीड अच्छी है और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट और बेहतर मिलता है। नमस्कार जी, मेरा नाम रक्षपाल सिंह है। इस समय हम बैठे हुए हैं पीलीभीत जिले की कलीनगर तहसील के ग्राम परशुरामपुर में और हम सोयाबीन की खेती पे आपको बताने जा रहे हैं। ये हम यहाँ पे पिछले 15 वर्ष से इसकी खेती कर रहे हैं। दरअसल इस खेती की तरफ हमारा रुझान या हम इस तरफ इसलिए आए क्योंकि हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐसी थी, कुछ हमारे खेत ऐसे थे जहाँ पर पानी पर्याप्त ना होने की वजह से हम धान जैसी फसल नहीं कर पाते थे। तो वो खेत हमारे खाली रह जाते थे या कुछ वैसी फसलें हमें करनी पड़ती थी जिससे हमें कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। तो हमने फिर इस पे सोयाबीन पे वैज्ञानिक लोगों से उनकी मार्गदर्शन द्वारा केवीके से या पंतनगर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे नजदीक पड़ती है वहां से कुछ साइंटिस्ट लोगों से सलाह लेकर तो हमने यहाँ पे इस चीज की खेती शुरू की और उसका हमें बहुत फायदा भी मिला और जोड़ते जोड़ते बहुत ज्यादा काफिला हमारे साथ बढ़ गया किसानों का। आज की डेट में हम देखें तो हम अपने पीलीभीत जिले में ही कम से कम 3-4 हजार एकड़ में इसकी खेती करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम धान जहाँ पे नहीं लगा पाते थे तो हमने सोयाबीन लगाना शुरू किया। सोयाबीन लगाने में हमें 2-3 चीजों का जब फायदा मिला क्योंकि इस पे खर्चे कम आ रहे थे और पानी की जरूरत कम पड़ रही है। और जिन खेतों में पानी की कमी थी या पानी लगाना मुश्किल था वहां तो हम लगा ही रहे थे, लेकिन अब हल्के हल्के इसकी फील्ड्स और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है और जल्दी आसानी से इसकी पैदावार हो जाती है और मेहनत भी धान के बनस्पत कम पड़ती है। एमपी में या राजस्थान में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है तो ये मुझे यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाई थी। हम लोग वहीं से उसको लेकर आए थे। जो इसकी तकनीक है जिसपे ये काम करती है उसका ये है कि जब दाना ऊपर से डाला जाता है, मतलब मिक्स जो मटेरियल होता है जब ऊपर से डाला जाता है तो उसमें जब दाना ऊपर एक्सेल पे गिरता है, गिरने के बाद जो गोल दाना होता है वो घूम के इन प्लेटों में आ जाता है और जो मिट्टी कंकड़ वगैरह होता है वो घूम नहीं पाता है और वो एक्सेल जो मेन इसका लगा हुआ है धुरा उसके साथ जाके चिपक जाता है। और चूंकि इसमें ढाल अच्छी है तो मिट्टी कंकड़ धूल जो भी है वो नीचे सरकती नीचे इसमें आ जाती है और जो क्लीन सीड होता है वो साइडों में दूर जाके कलेक्ट होता रहता है और फाइनली हमें इस बॉक्स में लास्ट में इसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। और जो कंकड़ मिट्टी या लकड़ी के छिलके हैं वो हमें दूसरी तरफ मिल जाते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी, लकड़ी, कंकड़ वगैरह नहीं आएगा। जैसे खेत से जब हम किसान अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं तो थ्रेशिंग में कुछ उसका भूसा या लकड़ी या मिट्टी नीचे से आ जाती है तो वो सब उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें काम आता है। और मेन चीज इसमें कि राउंड सीड जो होता है, कोई भी जैसे सोयाबीन है उसमें जो प्रॉपर राउंड सीड है वो सोइंग के काम भी आता है और वो एक अच्छा माना जाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये तकनीक हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कि बेहतर है।
सोयाबीन की खेती के जो मुख्य चीजें हैं इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो बीज का सही चुनाव करना चाहिए, जो हमारे खेत के अनुसार हो और हमारे क्षेत्र के समय के अनुसार हो। जैसे सोयाबीन में कुछ सीड्स ऐसे हैं जो 100 दिन में पक जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 135 दिन में पकते हैं। तो हमें अपने कौन सा समय है, किस समय पे हम बो रहे हैं ये चीज, और उससे भी पहले हमें अपने खेत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा नीचे खेत जिसपे बरसात में पानी आ जाता है और पानी 10 से 15 दिन रुका रहता है, ऐसे खेत में हमें सोयाबीन लेना उचित नहीं है। जिन खेतों में पानी आके एकदम तुरंत निकल जाए उस खेत में हम सोयाबीन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीज का चुनाव इसमें मेन मुख्य बात है, और बीज का जर्मिनेशन जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीड अमूमन महंगा होता है और उससे किसान नुकसान में जाने से बच सकता है यदि उसका सही उसको जांच परख के अपने खेत में बोएगा। सोयाबीन एक बहुत ही अच्छी फसल है जो सिर्फ फसल विविधीकरण में उसका बहुत बड़ा योगदान है, हमारी जो है भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा के रखने के लिए योगदान है, और देश के लिए भी योगदान है। क्योंकि हम सब जैसे कि जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य तेलों की कमी है जो कि हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं। उसमें हमारा बहुत सारी जो हमारी विदेशी मुद्रा है जो मुश्किल से अर्जित की जाती है वो उसमें चली जाती है। तो ये जो है यशपाल जी फिर वैज्ञानिकों के हमारे लोगों के संपर्क में आए, तो इन्हें हमने प्रेरित किया कि आप अपनी जो है सोयाबीन की खेती का आरंभ कर सकते हैं। इन्होंने शुरुआत करी तो इन्हें लगा कि ये हमारे धान के मुकाबले, क्योंकि सोयाबीन खरीफ की फसल है, तो खरीफ के सीजन में मुख्य फसल यहाँ धान होती थी। तो धान में एक तो प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, खाद ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए। उसके मुकाबले जब इन्होंने सोयाबीन किया और इसका जब इन्होंने देखा कि जब ये पैदा कर रहे हैं तो उसके बाद इनका बहुत अच्छा आर्थिक रूप से भी अच्छी फसल रही है। धान के मुकाबले लागत तो लगभग आधी थी और उत्पादन या जितना जो आर्थिक इससे लाभ होता है वो लगभग उसके बराबर ही था या थोड़ा बहुत 10 से लेकर 15% ज्यादा ही है। तो ऐसा करके इन्होंने अपनी शुरुआत करी। मुख्यतः जो अपने भारत देश की संस्था है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन NSC से भी हमें अच्छे सीड्स मिल जाते हैं। हालांकि फाउंडेशन सीड्स की अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जैसे कि हमें पंतनगर यूनिवर्सिटी से फाउंडेशन सीड्स मिल जाते हैं बट कम मात्रा में मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास भी पर्याप्त नहीं होते हैं। या फिर हमें मध्य भारत की जो कुछ प्रजातियां हैं जैसे JS जबलपुर यूनिवर्सिटी की कुछ वैरायटीज हैं जो हमारे क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो उनका हमें फाउंडेशन सीड्स यूनिवर्सिटी से मिल पाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसलिए अच्छे सीड कंपनी से ही हमें सीड लेना चाहिए, और इसी दिक्कत को फेस करते हुए हमें खुद सीड प्रोडक्शन में उतरना पड़ा। हम अपना जो एक FPO हमने बना रखा है किसानों के साथ मिलकर, जुझारू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम खुद इसका सीड प्रोड्यूसिंग करते हैं क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से या NSC से पर्याप्त बीज नहीं मिल पाता है। हम वहां से फाउंडेशन सीड्स प्राप्त करके उसको मल्टीप्लाई करके अपने किसानों में वितरित करते रहते हैं। हम मुख्यतः जो हमारे क्षेत्र में जो वैरायटियां कारगर है, अभी JS 2098 वैरायटी अच्छी चल रही है, RVSM 1135 है और JS 20-116 है, RVS 24 है। ये मुख्यतः अच्छी वैरायटी परफॉर्म कर रही हैं। इससे पहले हम PS पंतनगर यूनिवर्सिटी की PS 1225 थी, PS 1247 थी, वो थोड़ी सी ओल्ड आउटडेटेड होने की वजह से अब वहां से हमें नए जो वैरायटी है PS 26 है, PS 27 है, ये वैरायटियां मिल पाती हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो वैरायटीज हैं वो 130 से 135 दिन में परिपक्व होती हैं, और जो JS वैरायटीज हैं वो 85 डेज से लेकर 100 डेज में वो पक जाती है। तो हमारा सीड प्रोडक्शन होता है, जो हमारे पास फसल आती है और किसानों के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग FPO चला रहे हैं, तो किसानों के साथ मिलकर हम जो सोयाबीन की फसल का उत्पादन करते हैं उसको हम पहले यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा हम पूरा प्रोसेस को हम अपने यहाँ के सीड प्रोडक्शन करते हैं। बट हमारे यहाँ अब चूंकि अब मैंने बताया कि फसल का उत्पादन बढ़ गया है, किसान काफी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, तो जो उत्पाद है वो काफी मात्रा में हो जाता है। तो सीड के अलावा फिर हमें जरूरत पड़ती है इसको कमर्शियलाइज करने की, जिसके लिए हमारे यहाँ से टोफू के लिए जो सोया पनीर बनता है उसके लिए हमारे यहाँ से सोयाबीन जाती है। दिल्ली या NCR में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जिम के जो बच्चे हैं या जिम के लोग हैं वो सोया मिल्क ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पे सोयाबीन जाती है जिससे सोया मिल्क बनता है। उसके अलावा हमारे पास से कुछ प्रदेश हैं हिमाचल जैसे, जहाँ पे पंजीरी जो बनती है, कुछ उनके मिल्क प्लांट्स हैं जहाँ पे पंजीरी बनती है, उसमें भी सोयाबीन का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी हमारी सप्लाई हो जाती है। और
का जो सोयाबीन का जैसे तेल निकालने के लिए एमपी या राजस्थान में कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनसे हमारा राफ्ता है, हम यहाँ से उनको भेजते हैं। और मुझे खुशी होगी बताते हुए कि हम पड़ोसी देश नेपाल जैसे या ऐसे जहाँ पे पोल्ट्री में काफी इसका इस्तेमाल होता है, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं जैसी ऐसी डिमांड आती है। तो इस प्रकार जिस जैसे कस्टमर की जरूरत है, अगर किसी को पोल्ट्री के लिए चाहिए होता है तो हम पोल्ट्री वाला को बात दे देते हैं, किसी को ह्यूमन कंजप्शन के लिए चाहिए तो उसके लिए हमारे पास से सोयाबीन चली जाती है। और इस प्रकार हमारा जो किसानों से जितना भी उत्पाद इकट्ठा होता है उसको हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं। और मार्केटिंग के शुरू में हमें दिक्कत लगी थी, लेकिन अच्छे लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा और उस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहे। क्योंकि मैं खुद सोयाबीन का किसान हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि सोयाबीन की खेती करनी चाहिए, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। बशर्ते किसान कोई भी फसल पे जाता है तो उसको मार्केटिंग का ही एक होता है कि उसको रेट सही मिले। अब रेट्स तो किसानों के हाथ में नहीं है, वो तो सरकारों की और पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है या उस प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। सोयाबीन का यूज बहुत है, कंजप्शन उसका एनिमल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी पोल्ट्री फीड, कैटल फीड या पिगरी फीड में ये इसका बहुत योगदान है। इसकी जो डीओसी होती है वो काफी उसमें मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका काफी इस्तेमाल होता है। ह्यूमन कंजप्शन में अगर आप देखेंगे तो सोया चाप, टोफू, सोया मिल्क, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोयाबीन से बनाई जाती हैं। फसल का या जिस उत्पाद का इस्तेमाल ज्यादा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्शन की हमें जरूरत है। तो हमारे देश को अगर इसकी प्रोडक्शन की जरूरत है तो किसान को उगाना चाहिए। रही बात मुनाफे की, तो डिपेंड करता है कि उसका रेट के कंपैरिजन में। जैसे ये गनीमत है कि पिछले 2 वर्षों से सोयाबीन का रेट लगातार गिरता जा रहा है, तो अगर सोयाबीन के रेट्स में सुधार आएगा तो ये धान जैसी फसलों से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। जैसा कि सरकार का ये भी है कि धान खेती को छोड़कर धान या गेहूं जो कॉमन खेत फसलें हैं, तो सरकार का भी किसानों का तरफ ये रहता है कि आप दूसरी फसलें करें, दलहन तिलहन जैसी फसलों को प्रमोट किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोयाबीन की फसल अच्छी है। दूसरा, आज की डेट में पराली प्रबंधन में बहुत बड़ा इशू है, किसानों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। एनवायरमेंट को देखते हुए भी, प्रदूषण को बचाने के लिए भी, तो सोयाबीन जैसी फसल है उसका रेजिडुअल बहुत कम है, और अगर उसकी जो रेजिडुअल है भी उसका भी, तो वो एक अच्छी खाद के रूप में फसल खेत में काम करता है। मैं बता दूं कि मैंने अपना कभी भी पराली या सोयाबीन का जो रेजिडुअल जो बचता है वो कभी भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो या तो हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं जो जानवरों के काम आ जाता है, और या फिर उसको हम खेत के अंदर जोत देते हैं। वो जितना आसान होता है बनस्पत पराली के, तो वो खेत की जो उर्वरकता है वो भी बढ़ाए रखता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ये बढ़े, इनके साथ दूसरे लोग भी जुड़ने लगे। फिर एक समस्या इन्हें धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि हमारे पूरे में ये दलहन और तिलहन के बीज की भी काफी कमी रहती है। तो फिर रक्षपाल जी को सजेस्ट किया गया कि अगर आप लोग सब मिलके अपना एक एफपीओ बना लेते हैं और उसके बाद बीज उत्पादन भी प्रारंभ करें, तो आपका अपना जो क्षेत्र में जितना आप करवा रहे हैं उसकी तो समस्या का समाधान होगा ही होगा, साथ में और भी लोगों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकारी संस्थान या हमारे जो जितने और विश्वविद्यालय वगैरह हैं वो सारे मिलके भी इतना अच्छा बीज सबको नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्होंने अपना फिर ये जुझारू एफपीओ बना लिया, और उसके बाद अब इससे तो ये जो बीज उत्पादन भी कर रहे हैं, फसल उत्पादन भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये सीधे सीधे जितना संभव है अपनी फसल बेच देते हैं, उसके बाद जितना बचता है उसका बीज उत्पादन करते हैं। और साथ साथ ये अच्छी बात यह है कि इनका सीधा इंडस्ट्री से भी यहाँ सीधे संबंध है। तो क्योंकि सोयाबीन की बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है, वंडर क्रॉप इसे भी कह सकते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, इसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट और भी बहुत अच्छे हैं, और ये अपने साथ साथ जिस खेत में होती है उस खेत की भी स्वास्थ्य अच्छा करती है। और जो अगर मानव स्तर पर हम इसका अगर कंजम्पशन करते हैं, हम इसे खाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, पशुओं के लिए बहुत अच्छी है, पक्षियों के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जितने भी सभी लोगों के लिए ये सोयाबीन जो भी करते हैं उनके लिए अच्छी है। तो इसलिए सोयाबीन क्रॉप करके जिसमें रक्षपाल जी अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ साथ क्षेत्र के किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। और अच्छा खासा इन्होंने कम से कम हमारे यहाँ पीलीभीत में 0 से लेकर 2 से लेकर 2500 हेक्टेयर तक जो है ये सोयाबीन का एरिया पहुंच गया है, और ये हमें विश्वास है कि आगे और बढ़ेगा। हम लोग जो सोयाबीन का बीज इसमें डालते हैं 2500 से 3000 पर एकड़। तो अगर मैं एकड़ में ज्यादा इजीली आपको बताना चाहूंगा, और क्योंकि किसान लोग भी एकड़ इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, भले ही साइंटिफिक लैंग्वेज में आप लोग हेक्टेयर का रहता है, तो एकड़ में ये बीज रहता है। नॉर्मल 1 कट्टा डीएपी का डालते हैं, और अगर पेस्ट टुंडी वगैरह लगती है तो 2 या 3 स्प्रे होती है हार्डली। और पानी जिस क्षेत्र में नमी ऑलरेडी है उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्षा 2-3 बार होती है, उससे काम
चल जाता है। और अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी नहीं मतलब है तो इसकी गेहूं जितनी सिंचाई की जरूरत इसको पड़ती है, जबकि उन दिनों में अगर हम धान के कंपेयर करें तो धान के खेत हमें भरकर रखने होते हैं पानी के साथ, तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी उससे डिस्टर्ब होता है, तो वो सिंचाई भी इतनी ही जरूरत पड़ती है। और इसका कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो धान के खर्चे से आधा खर्चा इसका बैठता है। और उपज के मामले में अगर मैं आपको कहूं तो इसकी उपज हम लोग जो नॉर्मल है 10 क्विंटल पर एकड़ ले लेते हैं, 12 भी चली जाती है, 8 भी आ जाती है, हम 10 की एवरेज पकड़ते हैं। और आज की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट का रेट लगभग 4000 के आसपास है, मतलब 3800 से 4000 रुपए हमारे यहाँ लोकल में जो चल रहा है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो 40,000 के आसपास बैठ रही है, बल्कि अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो इसका रेट 5 से 6,000 रुपए था, तो ये 60,000 रुपए की आपके आसपास फसल ये बैठती थी। खर्चा अमूमन इसका 15 से 20,000 रुपया मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है। मंडीकरण की थोड़ी सी दिक्कत हमारे यूपी में या ऐसे क्षेत्रों में है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से इंडस्ट्रीज हमारे आसपास नहीं है, तो उस दिक्कत को फेस करते ही जैसे वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हमें मार्केटिंग की दिक्कत आई, तो उस प्रकार से फिर हमने इसका प्रयास किया, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज से टाइप किया। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट जिनसे हम ये मार्गदर्शन लेते रहे, उनके जो टाइप थे, अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडस्ट्रीज के लोग भी आए थे, इसके वैज्ञानिक भी आए थे और इसके फार्मर्स भी इकट्ठे हुए थे सोयाबीन। तो एक इस प्रकार का कोलैबोरेशन सा बना रहता है। हम इस दिक्कत को इस तरीके से निजात पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो हमारे से लोग जुड़े हुए किसान हैं वो तो अमूमन हमें यहाँ पे ले आते हैं, तो उनकी फसल यहाँ पे बिक जाती है। आम मंडी में इसका भी मंडीकरण हमारे पीलीभीत जिले में नहीं है, जो कि मंडी में इसका आम को बिक्री नहीं होती है। ये थोड़ा सा किसान के लिए दिक्कत वाली बात है। इससे किसी प्रकार की कोई हताश या निराशा वाली बात नहीं है। आज की डेट में ऑनलाइन और फोन का जमाना है, सब जगह पे संपर्क करने आसान है, कोई मुश्किलात नहीं है। बस हमें विधिवत तरीके से मिलजुल के आगे बढ़ने के प्रयासरत रहने की जरूरत। जी बिल्कुल, अभी तो सिर्फ हम अपने यहाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे किसानों साथियों के साथ द्वारा मिलके, उसको सिर्फ हम प्रोसेसिंग के रूप में केवल सीड तक ही सीमित है हाल फिलहाल। लेकिन फ्यूचर में हम इसको सोया मिल्क और बाकी ये जो कैटल फीड वगैरह में है उसका जरूर हमारे प्लानिंग में है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम इसके साथ सामने आएंगे। लगातार इनसे संपर्क में है और पिछले 2 साल पहले जो हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ भी कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एक साइंटिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रिस्ट मीट कराई गई थी, और लगातार रक्षपाल जी हमारे संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल बीच में भी कभी कोई किसी प्रकार की अगर इन्हें तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो हम इन्हें उपलब्ध कराते हैं, और उसके साथ साथ कैसे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आगे जाके ये और अच्छे बड़े बड़े प्लान बना के अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी ये हमारे लगातार टच में है और हम इन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। इसका भंडारण गेहूं धान से आसान है, और कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ये फसल जो है ज्यादा गीली फसल ना रखी जाए, सूखी फसल ही रखनी चाहिए। इसमें घुन वगैरह या जैसे इन चीजों की दिक्कत नहीं रहती है, कीड़ा इसको इतनी आसानी से नहीं लगता क्योंकि ये इसमें ऑयल कंटेंट रहता है, तो उस बात की चिंता वाली बात नहीं होती इसके लिए। बस इसमें मॉइस्चर का ध्यान रखने की जरूरत है और साफ सुथरी जगह पे इसका रखा जाना चाहिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि जिस प्रकार हम अपने क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर एफपीओ चला रहे हैं और इसका प्रोडक्शन करके हम अपने ही एक गोडाउन हमने बना रखा है सबने, और हम उसमें ही उसका भंडारण कर लेते हैं। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम बेचते रहते हैं। तो इस तरीके से भी कुछ किसान अपने साथ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको कोई ज्यादा पेस्ट या इंसेक्ट वगैरह दिक्कत नहीं करते हैं, यदि इसकी नमी और ये सब सही सलामत उसकी स्टैगिंग रखी हुई है, और ये 7-8 महीने तक इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसके ऑयल कंटेंट या प्रोटीन कंटेंट में कोई भी आज तक कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। पीलीभीत क्षेत्र के सोयाबीन के मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी जिले हैं लखीमपुर, बहराइच तक सीड यहाँ से हमारा चला जाता है। उत्तराखंड के भी कुछ फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे सीड लेते हैं। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो गंगा के पास का कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जलालाबाद या ये वाले क्षेत्र जो है, वहां पे बरेली एरिया में भी हमारे यहाँ से सीड फार्मर्स हमसे ले जाते हैं। उत्तराखंड पड़ोसी राज्य में हमारा बीज जाता है। मैं आपको किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि पर एकड़ अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो 20 से 25 हजार रुपए कम से कम नॉर्मल कमाई हो जाती है सोयाबीन की फसल में। 40 से 50 हजार की इसकी उपज होती है और 15 से 20 हजार रुपए इसका मोटा मोटा खर्चा आता है।
पहले हमने अकेले नहीं कहूंगा, कुछ साथी किसान थे जो काफी जागरूक थे, उन्होंने सब साथ मिलकर ही शुरू किया था, 8-10 लोगों ने। और आज की डेट में हमारे साथ एफपीओ में जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो 350 के आसपास हैं, और जो बीज और इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए किसान की अगर मैं गिनती कहूँ तो ये 800-900 किसानों की होगी। और हम उन किसान साथियों को, जैसे हमें कोई खेती की जानकारी के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमने अपने यहाँ के केवीके के साथ मिलकर या यूनिवर्सिटी जहाँ पे ब्रीडर साइंटिस्ट इसके हैं उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। हम अपनी समस्या उसमें डालते हैं, हमें वैज्ञानिकगण हमें अपना सुझाव उसमें देते रहते हैं। तो इस प्रकार इस कड़ी में हमारे साथ किसान जो जुड़े हुए हैं। पीलीभीत में 1,500-2 हजार हेक्टेयर कम से कम क्षेत्र जो है वो सोयाबीन की फसल उस पे हो रही है। हम बीज तैयार करने के लिए खेत से लेकर और उसकी दोबारा खेत तक जाने की जितना भी प्रक्रिया होती है उसको हम बहुत ध्यानपूर्वक और निष्ठापूर्वक हम लोग उस पे काम करते हैं, और हमारे पास जो उसकी गुणवत्ता चेक करने के बाद ही हम किसान को बीज देते हैं, और आज तक कोई शिकायत का भी हमें मौका नहीं मिला है। मेनली बीज में जर्मिनेशन का ध्यान रखना जरूरी होता है, और हमारा जुझारू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से एफपीओ है, इसी नाम से हमारा बीज है। आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। यदि आप कोई फोन से आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 8077399101। तो कोई भी मेरे से संपर्क करके मैं उसको सीड हम लोग मुहैया करवा सकते हैं। धन्यवाद।